हेलो एवरीवन। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको कदम कदम पर आपको ये मिलता है पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको ये मिला 11th क्लास में आपकी, जहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। फिर ये आपको मिलता है CUET में, वहाँ से बहुत MCQ आएंगे। और रही बात इसके आगे या इसके साथ, जो बच्चे CA फाउंडेशन का पेपर देते हैं उनके भी इकोनॉमिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एक बहुत भारी वेटेज कवर करता है, जिसके लिए आपको अच्छे से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड होती क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है इसको तो हम समझ लेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। आइए एक एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। तो सपोज करो कि यहाँ पर मैं एक 4 लोग बनाने जा रहा हूँ। ये वही 4 लोग हैं जो आपका बहुत बेसब्री से इम्तिहान लेते हैं कदम कदम पर। यही समाज के वो 4 लोग हैं, ऐसा मान के चलते हैं फिलहाल। तो इन सबको कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। आइए A, B, C एंड D। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। तो लॉजिकली एक आम भाषा में अगर कोई बोलता है कि मुझे किसी वस्तु की डिमांड करनी है, तो डिमांड से सिंपल और सीधा मीनिंग आप लोग क्या समझते हैं अभी तक? डिजायर, कि मेरी ये इच्छा है खरीदने की, मेरी ये मांग है। तो सबसे पहला जो फीचर निकल के आता है डिमांड को समझने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। और जब प्रोडक्ट की बात कर ही रहे हैं तो चलो यहाँ पर एक प्रोडक्ट रख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक कार रख लेते हैं। चलो एक हमने बढ़िया सी कार रख ली है। कार का नाम भी कर दे भाई। अगर आप देख रहे हो कौन सी कार चाहिए, चलो मानो आपको एक BMW कार चाहिए, ठीक है। तो एक BMW कार के लिए आपकी डिजायर है। अब देखते हैं ये इन 4 लोगों में से किसकी डिजायर है। पहली बात तो पहला कंपोनेंट क्या आगे मेरे लिए? डिजायर। देखते हैं A की डिजायर है, वो चाहता है ये BMW खरीदना। B भी चाहता है ये BMW खरीदना, इसकी भी इच्छा है भाई। किसकी इच्छा नहीं होगी? देखते हैं किसकी इच्छा नहीं है। C की इच्छा नहीं है, D की भी डिजायर है। पहला कंपोनेंट क्या होना जरूरी है डिमांड के लिए? डिजायर। फिर उसके बाद इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए क्या बस इच्छा होना काफी है? इच्छा तो आपकी बतेरी है। क्या कोई भी इच्छा रखना क्या डिमांड क्रिएट हो जाएगी? जो कंपनी BMW कार बनाती है, जो BMW वाले हैं, क्या वो ये देखकर कि चलो भाई इन 3 लोगों की डिजायर है, चलो BMW कार का प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं क्योंकि A, B और D को ये चाहिए, क्या इतनी आसानी से डिसीजन ले लिया जाएगा? जी नहीं। अब एक चीज और होनी चाहिए डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, क्या? परचेजिंग पावर। भाई परचेजिंग पावर है या नहीं? परचेजिंग पावर को और क्या बोल सकते हैं हम आम भाषा में? एबिलिटी टू पे। यानी उस BMW कार को पे करने की कैपेसिटी रखते हो या नहीं। सिंपल सी बात, अगर हिंदी में बोला जाए क्या हैसियत है या नहीं। देखते हैं इनमें से हमारे एग्जांपल में कौन कौन है जिसके पास ये परचेजिंग पावर है। चलिए आइए देखते हैं। A की परचेजिंग पावर बिल्कुल है, बहुत बढ़िया हो गया। B की परचेजिंग पावर भी है। C की डिजायर ही नहीं है, तो परचेजिंग पावर होना ना होना कोई यहाँ पर सेंस देता ही नहीं है। तो अगर हम इसको मान भी लें या नहीं माने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको डैश छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो पहली पिक्चर से बाहर हो चुका है। अगर इसके बाद सब कुछ भी होगा बट डिजायर नहीं है तो क्या जब इसे पकड़ा तो गया जाकर? नहीं, तो छोड़ दो इसको यहाँ पर ऐसे। D की परचेजिंग पावर मान लेते हैं नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो क्या अब परचेजिंग पावर और डिजायर होना काफी है? देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास डिजायर भी है BMW की और परचेजिंग पावर भी है, पैसा भी बहुत सारा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा होने के बाद भी वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उन्हें फिजूल खर्ची लगता है। तो उनको क्या बोलते हैं? विलिंगनेस टू पे। विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा। पे करने की इच्छा है या नहीं? तो A की इच्छा है भाई, वो कह रहा है कि मुझे BMW की डिजायर भी है, मेरे पास कैपेसिटी भी है और मैं पैसा देने को भी तैयार हूं। बट B कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं खर्चा करना। वो चाहे हो सकता है सेविंग पे भरोसा ज्यादा रखता हूँ, वो फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि वो ज्यादा इस पे खर्चा करे, वो चाहता कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा, मुझे अभी इतनी कीमत नहीं लग रही है इस BMW की कि मैं उस पर क्या करूं, कुछ इतना पैसा खर्चा करूं। तो वो विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी है बट इच्छा नहीं है उस पैसे को खर्च करने की। और इनका तो कुछ अब सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी एबिलिटी ही नहीं है, विलिंगनेस तो क्या ही होगी। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास कुछ 3 फैक्टर तीनों मिल जाते हैं हमें,
उस सिचुएशन में क्या होती है, उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि हम क्या उस किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर पीरियड पर एक डिमांड है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो किस इंसान की डिमांड को हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से सही डिमांड की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो एग्जैक्टली ये ए जो इंसान है इस सीन में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसकी पूरी डिमांड है। क्यों? क्योंकि भाई की क्या है, डिजायर भी है, परचेजिंग पावर भी है और विलिंगनेस भी है उसको खर्च करने की। इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं डिमांड चैप्टर तो ये देखा जाता है कि डिमांड कब कंप्लीट डेफिनेशन होती है। कब होती है कंप्लीट डेफिनेशन डिमांड की? जब उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी 3 फैक्टर शामिल होते हैं, डिजायर, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू पे। चलिए अब जब ये तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं किसी भी उस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, उसको एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं। और ये एमसीक्यू में पूछता है, चाहे उसकी फाउंडेशन का पेपर हो या वो सीयूटी का आपका एग्जाम हो, क्या पूछता है? ये होती है इफेक्टिव डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। ये एग्जैक्टली में क्या कहलाएगी आज से? इफेक्टिव डिमांड, जहां पर ये तीनों चीजों का मिश्रण हमें मिल जाता है, ये होती है बढ़िया इफेक्टिव डिमांड। आइए अब एक बार डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं, जहां से हमने ये समझा है। अब क्या वो समझना आसान है या मुश्किल? क्वांटिटी ऑफ अ कोमोडिटी, किसी भी कोमोडिटी की क्या क्वांटिटी, दैट अ कंज्यूमर इज एबल, एबल का मतलब परचेजिंग पावर ऑब्वियसली, एंड विलिंगनेस टू पे, टू परचेज इन अ गिवन पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान क्या कर रहा है, वो उसको खरीदने की इच्छा रखता है और एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। किस पे? एट अ गिवन प्राइस। जैसे मान लो BMW की कार की वैल्यू कुछ रख दें 50 लाख, तो 50 लाख की कीमत पर किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी एबिलिटी और कितनी विलिंगनेस है उसको खरीदने की। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी उस सीन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी किसी भी कम्युनिटी की डिमांड जनरेट हो गई है। उसके बाद जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका प्रोडक्शन चालू करेगा और मार्केट में सप्लाई करना चालू करेगा। अब एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता रहा है और जाएगा भी, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो चाहे वो फाउंडेशन का एग्जाम हो। जैसे कि डिमांड एक कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है या ये फ्लो कॉन्सेप्ट है? ये जानना बहुत जरूरी है। और उससे भी पहले एक बात जाननी जरूरी है कि ये स्टॉक और ये फ्लो कॉन्सेप्ट आखिर में होता क्या है। अब ये कैसे पता चलेगी स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, जिसके हिसाब से आप पता लगा लेंगे कोई भी चीज स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है क्या। इसके मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहले तो एक बेसिक एग्जांपल जो आमतौर पर आप बहुत यूज करते हो आज की सोसाइटी में, बट क्या उसको इस तरीके से देखा जा सकता है ये आपने सोचा नहीं होगा शायद। आपके पास फोन है, फोन में सबसे ज्यादा क्या करते हो? क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं और वीडियोस देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यही 2 काम होते हैं। तो क्यों ना इसमें से ये जान ले इन दोनों ही तरीकों में से स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, जो फोटो वाली चीज होती है वो होती है स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जो वीडियो वाली चीज होती है वो क्या होती है? फ्लो कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात है। कैसे? फोटो क्या कहती है? जैसे कि मानो आपने कोई इमेज क्लिक करी, इमेज क्लिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही है ना, वो जैसे आपने 7:05 में कोई फोटो खींची, तो फोटो किस समय को दर्शा रही है? 7:05 के सीन को दर्शा रही है वो फोटो। लेकिन अगर इसका उल्टा करो और वीडियो को देखो, अगर जब वीडियो चालू अगर करी है, जैसे अगर ये वीडियो चालू हुई है, आपने अगर वीडियो चालू करी है 6:05 पे, और वीडियो में कुछ ना कुछ टाइम की रेंज होगी, ये वीडियो कुछ सेकंड्स की हो सकती है, कुछ मिनटों की हो सकती है या कुछ घंटों की भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि 6:05 पे वीडियो चालू हुई और 6:05 पे वीडियो बंद, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है ये 6:06 तक चले, हो सकता है 7 बजे तक चले, हो सकता है 8 बजे तक चले। तो कोई एक रेंज होगी इसके अंदर। तो वीडियो में क्या होता है? एक रेंज होती है, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है भाई? एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन इसके उल्टा में क्या होता है? स्टॉक में क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर टाइम को दर्शाती है, एकदम एग्जैक्ट टाइम को। जैसे 6:05 पे कोई फोटो खींची गई, तो फोटो किस सीन को दर्शा रही है? 6:05 को। लेकिन जो वीडियो है वो दर्शा रही है पूरी एक टाइम रेंज, यानी पूरे पीरियड को, चाहे वो 10 सेकंड का पीरियड हो, चाहे 7 सेकंड का हो, चाहे 2 सेकंड का ही क्यों ना हो, या वो 4 घंटे का ही क्यों ना हो, वो एक पीरियड को दर्शा रहा है। और जब जो चीज पीरियड को दर्शाती है वो हमेशा क्या होती है?
वो होती है फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाता है वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात है, समझ आया? अब इसकी एक ट्रिक है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक और फ्लो को डिफरेंशिएट करना। कैसे? जो भी बैलेंस शीट होती है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कभी उसकी हेडिंग पर गौर करा है कि क्या लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की हेडिंग पर हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, यानी वो जो अकाउंट है वो पूरे साल भर में जो चीजें हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी साल भर में जो सेल करी है या साल भर में जो परचेज करी है, साल भर में जो खर्चे करे उसको दर्शा रहा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ना कि एक पर्टिकुलर टाइम के एक सेल को या परचेज को। ये 6:05 पे क्या सेल करी है, 31 मार्च को क्या सेल करी है, क्या वो दर्शा रहा है? नहीं, वो दर्शा रहा है पूरे साल भर में कितनी चल रही है, अप्रैल से लेके मार्च तक। पूरे साल भर में कितनी परचेज दी है, अप्रैल से लेके मार्च तक। पूरे साल भर में कितनी सैलरी दी, अप्रैल से लेके मार्च तक। तो ये क्या है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर द लिखते हैं। इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ऊपर क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, सो ऑन। इसीलिए। और भाई बैलेंस शीट पे क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन डेट, एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट क्या दर्शाती है? 31 मार्च को कितनी असेट और कितनी लायबिलिटीज है हमारे पास। इसीलिए जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है मेरा, क्या होता है भाई? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर जितने भी आइटम देख रहे हो वो सारे क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेल्स, परचेज, इनकम, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं फॉर द पीरियड के लिए, वो सब क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही जो बैलेंस शीट आइटम है मेरे, जो असेट लायबिलिटीज हैं, वो सारे क्या है? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब देखो डिमांड, ये मेरा क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही बोला गया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? यहां लिखवाया, जो किसी रेंज को दर्शाता है, यानी एक फ्लो कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की आइटम्स या ट्रांजैक्शन को हमें बताता है। तो ये बात क्लियर है। डिमांड क्या होती है, एग्जांपल, और स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब पेपर में काफी बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है, बताओ, कुछ आइटम दे देगा और कहेगा पहचानो इसमें से स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा और फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है। जैसे उसने 2 आइटम दे दिए, उसने दे दिया कैपिटल और डेप्रिसिएशन। इसमें से स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा है। उसने जैसे बोल दिया मेरे पास कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन। अब ऑप्शन में क्या दे सकता है वो? स्टॉक स्टॉक, फ्लो फ्लो, स्टॉक फ्लो, फ्लो स्टॉक। अब पहचान में तो कौन सा होगा? सीधी बात है। अब हमें पता है कैपिटल कहां पर आती है? कैपिटल बैलेंस शीट में आती है। तो जो बैलेंस शीट में आता है वो क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। और डेप्रिसिएशन कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो क्या होगा मेरे लिए? फ्लो कॉन्सेप्ट। बस ये चीज याद रखनी है, सारे एमसीक्यू आसानी से हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से कि डिमांड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, और डिमांड मेरे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है।